ऑफिस से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ। इस वक्त हम लोग धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी विधायक विनोद चौधरी जी के ऑफिस में आए और अभी हाल में ही 2022 विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें बीजेपी बम्पर जीत से जीती है और अब सरकार बना के कार्य भी शुरू कर दिया है। उसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चमोली जी, सबसे पहले एसडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। चमोली जी, बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और सरकार बनाई है, और चूँकि देखने में आ रहा था कि लहर उस टाइम कांग्रेस की चलती थी, लेकिन बीजेपी एंड वक्त पे जो है बम्पर जीत के साथ आई। इस विषय में क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस की कहीं भी लहर नहीं थी, लोगों को कहाँ दिखाई पड़ी मुझे समझ में आया नहीं। हम पहले से कॉन्फिडेंट थे। आपको मालूम है कि हमारे नेतृत्व ने अब की बार 60 पार का नारा दिया था और बड़े आत्मविश्वास के साथ दिया था। उसी आत्मविश्वास के साथ हम लोग चुनाव भी लड़ रहे थे। हमें कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रही थी और बाद में परिणाम भी वैसे ही आया कि 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी है। जी, चूँकि धामी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके सरकार भी चलानी शुरू कर दी और जिसमें कई दिग्गज बीजेपी नेता रह गए हैं सामने, इस विषय में क्या कहना आपका? देखिए, ये अपना मंत्रिमंडल बनाना ये मुख्यमंत्री का अपना अधिकार क्षेत्र है। सभी समीकरणों को साधते हुए वर्तमान परिस्थितियों में जो बेहतर हो सकता था उन्होंने उसी अनुरूप अपना मंत्रिमंडल बनाया है और जो भी बने सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब योग्य हैं और आज उन्होंने अपना काम संभाल लिया है, वो काम प्रारंभ कर दिया है और आप देखेंगे बहुत बेहतर काम ये सरकार करके देगी। आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे अभी भविष्य में? कुछ ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिछला अनुभव अलग ही है, क्योंकि त्रिवेंद्र जी की सरकार में भी 2 पद खाली थे, बहुत लंबे समय तक वो भरे नहीं गए जी। तो इस समय भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य में संगठन किस प्रकार से निर्णय लेता है ये उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अच्छा, प्रदेश की जनता ने बीजेपी को चुना और आप विधायक बने, तो प्राथमिकता पे आपके क्या क्या कार्य रहेंगे? देखिए, मैं देहरादून में कोई आज से काम नहीं कर रहा हूँ। पिछले 88 से मैं सभासद के रूप में, चेयरमैन के रूप में, फिर मेयर के रूप में 2 बार, फिर पिछले विधानसभा के रूप में, तो मैंने पूरे देहरादून का नियोजन किया है जिसमें मेरी विधानसभा का अभी हिस्सा है। तो पिछले विधायक के नाते मैंने बहुत सारे काम पाइपलाइन में हैं, काफ़ी काम हुए भी हैं, काफ़ी काम होने भी हैं। तो जो कुछ मेरी योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी पाइपलाइन में है, उन योजनाओं को भी धरातल पर लाना ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी चूँकि दोबारा सत्ता में आई है और जैसे कि आपने कुछ कार्य जो पीछे रह गए थे अब इस सरकार में पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या लगता है जनता का विश्वास बढ़ा है बीजेपी के लिए? देखिए, आपने देखा जिस प्रकार से हम जीते हैं और अभी परसों विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में श्री राज्यपाल जी के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सब लोग बोल रहे थे, तो मैंने एक बात वहाँ भी स्पष्ट की थी कि जितने मुद्दे सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं ये सारे मुद्दे जनता में चर्चा में रहे और चुनाव अभी भी संपन्न हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पर इनका संज्ञान लेते हुए, चर्चा करते हुए जनता ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया है। तो ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि देखो, महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई इसको नकार नहीं सकता है, वो भी एक इशू है। उत्तराखंड में नौजवानों के हाथों को काम चाहिए, वो भी एक मुद्दा है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड में भी विकास की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारा कुछ होना बाकी है, ये भी मुद्दा रहा है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। तो इशूज सारे ऐसे हैं कि जिसको हम सब स्वीकारते हैं, लेकिन उस पर जब जनता में चर्चा चले और कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा होगा, बाकी दलों ने अपना पक्ष रखा होगा, हमने अपना पक्ष रखा, तो जनता ने हमारी बात पर ज़्यादा विश्वास किया। उनको लगा कि भाई ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान कर सकती है। बाकी लोग बात तो करें लेकिन समाधान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हम पर लोगों का विश्वास ही था, जिसके कारण आज जनता ने फिर से सत्ता हमको सौंपी है और उनके विश्वास पर खरा उतरना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। शुरू से ही देखने में आ रहा है जैसे बेरोजगारी है, पलायन है और अभी तक कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई, तो क्या इस बार लगता है कि हो जाए, बन पाएगी योजना? नहीं, देखिए, काम हो रहा है। अब कठिनाई क्या है कि नौजवान सिर्फ सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझ बैठा है। थोड़ा हमको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। सरकारी नौकरी रोजगार का एक साधन तो है, लेकिन सरकारी नौकरी रोजगार का एकमात्र साधन है ऐसा नहीं है। और बहुत सारे अवसर लोगों को के सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा काम हो सकता है, आप लघु उद्योगों के क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं,
कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में हैं, जिसके लिए हम लोगों ने एक इंटरनेशनल मार्केट भी डेवलप करने की बात की है। और 2 उत्पाद हर ज़िले से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनकी ब्रांडिंग करके उनको मार्केट करने की तैयारी में है। हमने 3 जिलों को ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया, उसके लिए एक्ट हम लाए हैं। तो ये सब रोज़गार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले समय में निश्चित तौर पर यहाँ के युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। यहाँ का युवा, हम चाहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि हम रोज़गार लेने के बजाय रोज़गार देने वाले बने, उस स्थिति में खड़े हों। तो हमारे नौजवान के पास अच्छी बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमताएं हमारी बहुत अच्छी हैं, मानवीय संसाधन हमारे पास बहुत अच्छा है। तो हम इन सब चीज़ों को अगर समायोजन करें, इन सब चीज़ों को बल दें, तो आगे चल के बहुत बेहतर स्थितियाँ उत्तराखंड में बनने जा रही है। जैसा कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत कई नौजवानों को रोज़गार के अवसर प्रदान किए, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो घाटे में आगे बंद हो गए। तो ऐसे में उत्तराखंड के दायरे में थे, उनके लिए सरकार ने क्या योजना निकाली? देखिए, मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना आई, प्रवासियों के लिए योजना ले आई गई। अभी भी हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। अब धीरे धीरे कोविड का खौफ कम हुआ है, उसका प्रभाव कम हुआ है, तो चीज़ें सामान्य हो रही हैं। और आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि इन तमाम परिस्थितियों में भी हमारी जो जीडीपी है उत्तराखंड की, वो 6.55 है इस समय। इस लॉकडाउन के बावजूद, कोविड इस पेंडेमिक के बावजूद हम लोग इतनी बेहतर स्थिति में है। और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है 1,76,000 रुपया है पर कैपिटा इनकम, जो सामान्य से अधिक है। तो कुल मिलाकर हम बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर हम अन्य राज्यों की अपेक्षा देखें तो हमारे यहाँ स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर हैं। और हमको थोड़ा संतोष भी करना होगा और सरकार के साथ मिलकर चलना होगा। नौजवानों को लेकर, खासकर जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको लेकर क्या योजना है जी? देखिए, मैंने कहा ना, स्किल डेवलपमेंट हमारे प्लान चल रहे हैं, स्टार्टअप की हमारी योजनाएं चल रही हैं। जिससे मैंने कहा, कृषि के क्षेत्र में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं जुटाई जा रही हैं। आप देखिए, पूरे 4 धाम पर जो है ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, धामों का विस्तार हो रहा है, उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भविष्य में यहाँ पर पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाएंगी। और जब पर्यटक यहाँ पर अधिक आएंगे, जैसे मैंने कहा कि पिछले सालों में 35 लाख पर्यटक अभी तक सबसे अधिक एक साल में यहाँ पर आए हैं। और मेरा स्पष्ट मानना, मेरा अध्ययन कहता है कि हम 1 करोड़ पर्यटकों को उत्तराखंड में ला सकते हैं अगर हम यहाँ की ब्रांडिंग ठीक प्रकार से कर लें। तो जिस दिन 1 करोड़ पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि जब पर्यटक चलता है तो कहीं ना कहीं खर्चा करता है, तो हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी। और जिस तरह अवस्थापना सुविधाएं हम जुटा रहे हैं, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में पर्यटक सामने आएगा। और आपने देखा कि इसी के ऊपर, इसी को आधार बनाकर माननीय मोदी जी ने कहा कि जो 2000 सदी का 30वां दशक है, ये उत्तराखंड का दशक साबित होगा। पर्यटन की दृष्टि से कहा है। तो कुल मिला के संभावनाएं अपार हैं, हमको सिर्फ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चलिए, क्षेत्र की जनता, खासकर प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने कहा ना कि उत्तराखंड विकास को आगे बढ़ रहा है। हमारा सरकारों से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड को हमको सर्वांगीण विकास की ओर ले जाना है, चौमुखी विकास करना, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना है, तो सरकारों पर हमारी निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। हमको स्वावलंबी बनकर इस उत्तराखंड के विकास में योगदान करना चाहिए। जहाँ तक मेरी विधानसभा का प्रश्न है, तो मैंने पहले भी कहा है, आम जनता ने मुझे सहयोग किया है, मेरे ऊपर विश्वास रखा है, मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। और मैंने ये पहले ही कहा है कि जो 5 वर्ष अभी मेरे इस टेन्योर के जो होने वाले हैं, ये देहरादून धर्मपुर विधानसभा के लिए स्वर्णिम 5 वर्ष साबित होंगे। और उस पर मैं काम कर रहा हूँ, काम चल रहा है इस समय। तो आप देखेंगे बेहतर विधानसभा बनकर तैयार है। तो हमारे साथ धर्मपुर विधानसभा से विधायक विनोद चमोली थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है बीजेपी सरकार नवयुवकों के लिए, बेरोजगार के लिए काम कर रही है और 4 धाम यात्रा को लेकर किस तरह से सीरियस है और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़े, ये दिन प्रतिदिन उपाय निकाले जा रहे हैं। तो चमोली जी, SDN से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।